नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। मैं आमतौर पे हर वीडियो के लिए नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको बहुत सारे राजनीति के राज समझ में आएँगे। आपको पता चलेगा इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर करोड़ों रुपए चंदा दिया, तो उसकी कीमत आपकी और मेरी ज़िंदगी और आपकी मेरी जेब से कैसे वसूल की। मुकेश अंबानी ने क्या ऐसा कर दिया कि पुतिन को भारत आना पड़ा और मोदी को बात करनी पड़ी। अंबानी और ट्रंप की दोस्ती क्या गुल खिलाने वाली है भारत की राजनीति में। रुपया क्यों गिर रहा है? 5% नीचे आ गया। दुनिया के किसी देश की करेंसी ऐसी गिरती नहीं है और गोदी मीडिया चुप है। और ये जो अहंकार है राजनेताओं का, ये देश को ले डूबेगा। मैं हमेशा कहता हूं व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। आज एक ऐसी बहुत विनम्र शख्स से मेरी मुलाकात हुई, देश के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी जी से, और मैं देख के हैरान रह गया। 2 घंटे तक मैं उनके साथ था। देश के आम आदमी की संवेदनशीलता कितनी उनके मन में है, ये मैंने देखी। मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा स्टार होता है, वो भी महसूस करता है कि आम मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी में है, देश कैसे विकसित हो, लोगों में भाईचारा कैसे बढ़े, इनके ख्याल भी रखते हैं। राजीव रंजन से मैंने बड़ी विस्फोटक बातचीत की है, तब पूरा सुनिएगा। पहले 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, बहुत दिनों बाद हम लोग बात कर रहे हैं और बात करने को बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास। आप तो बिजनेस के बड़े पत्रकार रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि मोदी जी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं वाराणसी में, और 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक वीडियो बनाने में। कोई वो कंपनी है, उसको 3.5 करोड़ रुपए। और मैं बात करूंगा कि इस तरह तो महिमा बिल्कुल अपरंपार बरसी है। कुंभ के मेले में जो कंपनियों ने काम किया, उनका पेमेंट आज तक नहीं हो पा रहा है कंपनियों के कमीशन के खेल में। लेकिन बात आज, ये बात बाद में करूंगा। बात आपसे कुछ और समझना चाहूंगा। ट्रंप पुतिन से बात करते हैं, ट्रंप मोदी से बात नहीं करते हैं। पुतिन भारत आते हैं और तभी इंडिगो का एक बहुत बड़ा संकट भारत में खड़ा हो जाता है। हजारों यात्री बेहाल हैं, प्लेन के नीचे सो रहे हैं। विदेशी महिला काउंटर पर चढ़ के पीट रही है लोगों को। पूरी दुनिया में इतनी खराब स्थिति कभी सामने नहीं आई। इंडिगो के बोर्ड ऑफ गवर्नर में अमिताभ कांत का नाम सामने आता है। ये पूरा खेल है क्या? कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है, कोई तरकीब है? कैसे 65% शेयर इंडिगो को दे दिया गया? छोटी छोटी एयर कंपनियां बंद कर दी गई। ये मोदी की कौन सी पॉलिसी थी कि केवल अपने चहेतों को ही सारा कारोबार देना है? इस पूरे खेल को जरा समझाइए, क्योंकि आपकी निगाह बिजनेस में वहां तक चली जाती है जहां तक हम लोगों की नहीं जाती। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिजनेस मैगजीनों में बहुत काम किया, बड़े बड़े हाउसेस की बड़ी बड़ी खोजी रिपोर्टें आपने निकाली। तो जरा मुझे इस तालमेल को समझाइए हमारे दर्शकों को। ये खेल है तो क्या है? संजय जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप जब जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, है ना। आपने एक ही सवाल में कई सवाल दाग दिए हैं। एक सवाल आपने दागा है पुतिन की इंडिया विजिट पे, दूसरा सवाल आपने इंडिगो पे किया है। तो एक एक करके दोनों को लेते हैं। पहले इंडिगो पे बात करता हूं क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित है। आपने एकदम सही कहा, इंडिगो का मार्केट शेयर 65% है। यानी यदि 100 लोग एक दिन में उड़ते हैं हवाई जहाज में, तो उसमें से 65 लोग जो हैं वो इंडिगो के विमान में सवारी करते हैं। ये इतनी भयानक मोनोपोली वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है डोमेस्टिक एयर मार्केट में। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र में, जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, और यदि मैं 1% भी पकड़ूं कि जो टॉप क्लास है, जो ट्रैवल कर सकता है, तो ये भी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन होती है। 1.5 करोड़ ह्यूज है। तो आप ये समझिए कि, और एक आदमी को एक बार तो यात्रा नहीं करता, साल में कईयों यात्रा करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने विशाल मार्केट में इंडिगो का कैसे एक छत्र अधिकार हुआ, मोनोपोली हुआ, यह अपने आप में एक खोज का विषय है। दूसरी चीज जो आपने अभी जो समस्या खड़ी हुई है उस पर बात कर रहे हैं, इसमें आप एक चीज समझ लीजिए संजय जी, मोदी जी और इंडिगो का मैनेजमेंट, मोदी सरकार और इंडिगो हैंड इन ग्लव है। ये दोनों लोगों ने हत्या की है, किल किया है लोगों के बहुमूल्य समय का। सिर्फ किलिंग जो है वो इंसान की जान का नहीं होता, सबसे बड़ा अपराध है किसी भी इंसान के समय को किल करना, और इन्होंने वो अक्षम्य अपराध किया है। कहने का अर्थ यह है कि सरकार की नाक के नीचे जो है वो इंडिगो ने इस तरीके, इंडिगो के मैनेजमेंट ने अपने बॉटम लाइन, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरीके का काम किया। आपको मालूम है, 2-3 बेसिक चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। एक प्लेन को उड़ाने में कम से कम जो थंब रूल बोलता है वो 20 पायलट होने चाहिए, ठीक है।
एयर इंडिया के पास में 19 पायलट है, परंतु इंडिगो की वही संख्या है 13। दूसरी बात, यह एक लैंडिंग से दूसरी लैंडिंग के बीच में 36 घंटे का आराम जो है वो पायलट्स को मिलना चाहिए। ओके, अब और तीसरी चीज कि एक हफ्ते में 2 नाइट से ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए पायलट को। इंडिगो ने ये सारे के सारे मानकों को जो है वो तोड़ा है, और ये मानक जो है पिछले 2 साल पहले सरकार ने बता दिए थे कि आपको इसका पालन करना है। 2 साल में आप बताइए, इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी जिसका 65% जो है वो होल्ड है इंडिया के मार्केट पे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड, लालच, अपना बॉटम लाइन, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने टाइम पे पायलटों की भर्ती नहीं की, और जो ऑलरेडी पायलट है उन पे काम का दबाव इतना बढ़ा दिया कि वो पायलटों ने हाथ जोड़ लिया, सब फैटीग फैक्टर का एप्लीकेशन देके घर पे बैठ गए कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेन उड़ाएंगे, 1 सेकंड की भी चूक हुई तो अकेले उनकी जान को खतरा नहीं है, 300 और पैसेंजर, 300 और लोगों की जान को खतरा है। तो कौन सर पे इस पाप को लेगा? आपको पता है कि एयर इंडिया का फ्लाइट गिरा तो उस एयर इंडिया के पायलट के ऊपर में किस तरीके का भी इल्जाम लग रहे हैं, उसके परिवार को कैसे परेशान किया जा रहा है। वो व्यक्ति तो मरा ही मरा, उसके बूढ़े पिताजी और दुनिया भर के लोग, मतलब लोग जो हैं उनके पास पहुंच रहे, परिवार के पहुंच रहे और अनाप शनाप सवाल कर रहे हैं। कौन व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके मरने के बाद में उसके परिवार को इतनी ज्यादा दिक्कतें आए? तो ये पायलट लोगों ने फटीग फैक्टर का बहाना लेके बोल लीजिए या हकीकत में ये छुट्टी पे बैठ गए हैं। सवाल ये है कि इंडिगो जो इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, $1 बिलियन के आसपास में, 8,000 करोड़ के आसपास में इसका नेट प्रॉफिट है। ये कंपनी 67,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, 70,000 करोड़ के आसपास में। ये कंपनी जो इतनी विशाल है, 70,000 करोड़ कम नहीं होता है, आप उसके बावजूद भी सुचारू रूप से अपने काम को क्यों नहीं चला रहे हो? इसका अर्थ है कि ये पूरा का पूरा क्राइसिस जो था ये मैन्युफैक्चर्ड था, इनको छूट लेनी थी सरकार से। ये टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी में इंडिगो कंपनी आ गई है। इनके मैनेजमेंट को समझ में आ गया है कि किसी भी तरीके से हमको सरकार डूबने नहीं देगी, वी आर टू बिग टू फेल। तो इसलिए हम अपनी मनमानी करेंगे, बदमाशी करेंगे। जनता के पास में ऑप्शन क्या है? रो धो के वो आके बैठेंगे तो हमारी प्लेन में, क्योंकि 65% की हमारी मोनोपोली है। तो सबसे पहले ये मोनोपोली तोड़ना जरूरी है। दूसरा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्री जो है वह उनका इस्तीफा और ब्यूरोक्रेट्स का इस्तीफा बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, मोदी जी को सामने आके जो है वो जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को कि क्यों इस तरीके की अव्यवस्था आ रही है। ये पूरा डिसफंक्शन हो गया है संजय जी। सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है जैसे लग ही नहीं रहा कि इस सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा है या कोई चला रहा है। कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट इस देश में रह नहीं गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतनी अव्यवस्था हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। अब आते हैं पुतिन और जो आपने डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बारे में बात की। एक मिनट यहाँ रोकूंगा। ये चलिए, इंडिगो ने तो बेईमानी कर ली, इंडिगो ने नागरिकों के साथ धोखा कर लिया। लेकिन आज मैं देख रहा था, मैं मुंबई के अपने ऑफिस में हूँ, मैंने आज कल चेक किया कि लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट का किराया क्या है। 60 हजार रुपया किराया हो गया, 60,000 रुपया। एक कई खबर में देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कि रांची महंगा हो गया है और लंदन सस्ता हो गया है। तो ये जो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई हो, बाकी फ्लाइटों ने सोचा ये लॉटरी लगी है क्या? सरकार आंख पे आंख बंद करके बैठी हुई है। अब नियम तय कर रहे हैं कि आप इतने किलोमीटर का इतने लेंगे, इतने किलोमीटर का इतने लेंगे। ये बार बार आता है। कुंभ जब चल रहा था तो किराया दिल्ली से और इलाहाबाद का 1-1 लाख रुपए पहुंच गया था। सरकार देख ही नहीं रही होती है कि जिस समय लोड ज्यादा होता है, समय एयरलाइंस जो मन मर्जी है वो किराया बढ़ा देती हैं। कहाँ तो बातें बड़ी बड़ी थी कि जो हवाई चप्पल पहनेगा वो बैठेगा हवाई जहाज में। मेरा सपना है भाइयों और बहनों, ये मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठेगा। और कहाँ जो है बेचारा जिसके जूते थे वो जूते तक उतर गए, वो जहाज के नीचे सो रहा है। तो देश को चलाने की नीतियां जिनके पास में हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि हो क्या रहा है देश में। 50,000 60,000 किराया लखनऊ से बंबई का, जो आमतौर पर 15,000 के आसपास होता है। तो ये जो लूट थी, कम से कम सरकार बाकी कंपनियों को तो रोक सकती थी लूटने के लिए। यहाँ पे क्यों आंखों में आंखें डाल बंद करके आंखें मूद के बैठ जाती है सरकार? कारण क्या राजीव इसका? देखिए, जनता के बारे में सरकार तब सोचेगी जब जनता केंद्र में होगी पॉलिसी मेकिंग की।
ये सरकार जो है ये तो सूट बूट और बनियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है जिसकी विचार ही ये है कि सिर्फ कॉरपोरेट की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की सेवा करे, चाकरी करे, नौकरी करे। इनको देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने देश के कुछ मीडिया के मालिकों को अपने साथ में लेके अपना एक ऐसा ऑरा बनाया है, एक ऐसा इमेज बनाया है कि लगता है कि ये लोग गवर्नेंस के नाम पे टॉप लेवल पे हैं। आप देखिए आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठता है तो उसको ये नहीं मालूम है कि भैया मैं अपने घर डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा कि सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। 3-3 रेलगाड़ियां टकरा जाती है भारत के इतिहास में, ये पहली बार हुआ है। और किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी की जवाबदेही नहीं। उल्टा जिस राज्य में ये हुआ हादसा वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो ये तो मेरे समझ के परे है कि ये किस तरीके का देश में माहौल चल रहा है। परीक्षा के पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे सालों साल तैयारी कर रहे हैं, किसी के ऊपर में कोई जवाबदेही नहीं है। और जो धनाढ्य वर्ग, जो उच्च वर्ग, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा था, नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा था, उसको भी ये सरकार ने ठेंगा दिखा दिया। ये इंडिगो के जो फियास्को अभी हो रहा है उसमें हमें नजर आ रहा है। देखिए, जनता के हिसाब से पॉलिसी तब बनती है जब जनता केंद्र में होती है, जनता के हितों के लिए काम किया जाता है। जब केंद्र सरकार का एकमेव कर्तव्य ये रह गया है कि हम अपने किस तरीके से कॉर्पोरेट बॉसेस को खुश रखें, किस तरीके से हम कॉर्पोरेट्स के से ज्यादा जो है वो वसूली करें, चंदा लें और उसके बदले में उनके हिसाब से नियम कानून बनाएं, उससे समझ में आता है कि भाई ये देश की शराब पे चला गया है। संजय जी, 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। 1.5 लाख करोड़ कहां से आए? ये कॉर्पोरेट लोगों ने ही तो पैसे दिए सभी पार्टियों को। मेरा यह सवाल है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार से ही सवाल नहीं पूछना चाहिए, अपोजिशन पार्टी के लीडर जो है वो भी क्यों खामोश बैठे हुए हैं? ये 1.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स इनको इलेक्शन लड़ने के लिए देते हैं और उसके बाद में ये आके संसद चलने नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स या कभी कभी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स। नियम कानून पे कोई बात नहीं होती, बहस ढंग से नहीं होती है। ये देश कैसे चल रहा है? ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट से जो मिल रहा है उससे ये एक छद्म प्रजातंत्र जो है उसकी रचना की, एक नकली बहस जो है वो टीवी में हमको और संसद में हमको देखने को मिलती है। आम जनता से जुड़े हुए समस्याओं पे कोई सवाल नहीं पूछता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर हैं, एक भी मीडिया में पॉलिसी रिपोर्टर नहीं है, पॉलिसी डेस्क जो है। मैंने तो इतने सारे मीडिया में काम किया है, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, कहीं पे भी डेडिकेटेड पॉलिसी डेस्क नहीं है कि संसद में जो कानून पास हो रहे हैं उनको जो है उसके ऊपर में अध्ययन करके टीका टिप्पणी की जाए कि कितना ये जनता के हित में और कितना ये कॉर्पोरेट के हित में। पूरे भारत में नियम जो है वो कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए बन रहे हैं। मोनोपोली हर सेक्टर में बन रही है। इंडिगो की मोनोपोली अभी सबको नजर आ रही है, परंतु यदि आप हर सेक्टर को देखेंगे तो आपको उसमें एक या दो ही प्लेयर नजर आएगा। टेलीकॉम देखेंगे तो वही मुकेश अंबानी, वही भारती मित्तल। पोर्ट देखेंगे तो वही अदानी, वही आपके थोड़ा बहुत जो है वो टाटा या एलएनटी के पास में, छोटे छोटे एलएनटी तो बाहर ही निकल गया। आप पेट्रोलियम देखेंगे तो वही मुकेश अंबानी है, बाकी सरकारी कंपनी है, किसी का कोई महत्व ही नहीं है। आप कोई से भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, वहां इंडिया में आपको एक या दो ही प्लेयर नजर आएंगे। तो कैसा देश बना रहे हैं हम? किसके लिए देश बना रहे हैं? क्या चंद पूंजीपति, 50-60 पूंजीपति जो है वो इस देश को चलाएंगे? 140 करोड़ की जनता जो है वो मूक बधिर होके इनके हिसाब से बनाए गए हुए, इनके पक्ष में बनाए गए हुए नियम कानून और पॉलिसी का अनुपालन करेगी? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है ये इंडिगो का क्राइसिस खड़ा करता है। और आपने एकदम सही कहा, सरकार क्यों गूंगी, बहरी और अंधी हो रखी है? गूंगी, बहरी और अंधी सरकार इसलिए हो रखी है क्योंकि इनका मेन पर्पस ये है कि हमको कॉर्पोरेट के हिसाब से जो है इस देश को चलाना है, ना कि देश के हिसाब से कॉर्पोरेट को चलाना है। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट केंद्रित पॉलिसीज बन रही है और यही इसके जड़ में है भारत की सारी समस्याओं की। जी संदीप। तो ठीक कह रहे हैं राजीव भाई। अब विषय पे आते हैं, मूल विषय पे, कि पुतिन का दौरा। मैं समझ नहीं पा रहा, ट्रंप आराम से पुतिन से बात करने लगे जो कि उनके दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप मोदी से बात नहीं करेंगे। पुतिन से तेल खरीदना कम किया अमेरिका के दबाव में, तब भी पुतिन भारत आए और उसी समय इंडिगो की हड़ताल। क्या मतलब है पुतिन के भारत आने का और क्या वास्तव में भारत को इसके बहुत दीर्घकालिक फायदे मिलने वाले हैं? और सर मैं एक मिनट एक चीज और पूछूंगा,
एक चीज और पूछूंगा, रशिया भारत का पुराना दोस्त रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि भाई हमें रूस से अपने संबंध ठीक रखने चाहिए, रशिया हमारा दोस्त है। लेकिन जब जेलेंस्की से अपने भाई साहब विश्व गुरु जी गले मिल रहे थे, तब उनको याद नहीं था कि रशिया नाराज हो जाएगा। फिर बाद में हमने तस्वीर भी देखी कि उनके दाहिने हाथ कैसे कुर्सी के सामने हाथ बांध के खड़े रहे बैठने की जगह। तो जब जेलेंस्की से मिल रहे थे तो पता नहीं था कि हमारा पुराना दोस्त नाराज हो जाएगा। और इस बीच में क्या मोदी जी ने पूछा होगा कि पाकिस्तान से कथित युद्ध हो रहा था, झड़प ही है क्योंकि सरकार ने उसको युद्ध नहीं माना, तो उस झड़प के बीच में पूछा कि रशिया ने पाकिस्तान के अंदर जाकर निवेश क्यों किया? ऐसे सवाल आए होंगे बीच में क्या? सिर्फ रशिया ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी भारी निवेश हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान में किया है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी है बैरिक गोल्ड, सबसे बड़ी सोने सोने की कंपनी है बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान में बहुत बड़े सोने का जो है वो खुदाई कर रही है। सोने की माइनिंग, जो गोल्ड की माइनिंग, बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सोने के बहुत सारे भंडार मिले हैं और इस भंडार को बाहर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अमेरिका की कंपनी बैरिक गोल्ड को दिया गया है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो आपने कहा कि पुतिन से ट्रम्प बात कर रहे हैं, मोदी से बात नहीं कर रहे हैं, तो विश्व गुरु को उनकी औकात जो है वो उनके दोस्त जो है वो दिखा रहे हैं। 11 साल विश्व गुरु करके बहुत एडवर्टीजमेंट किया, बहुत ज्यादा जो है प्रचार किया गया, प्रपंच रचा गया और अब समझ में आ रहा है कि भैया रशिया और अमेरिका आपस में बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया का कोई से ही नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है, अमेरिका और चाइना बात कर रहा है, रशिया और चाइना बात कर रहा है, रशिया और यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है। भारत इसमें ठन ठन गोपाल हर जगह से नदारद है। तो ये जो हमारे मीडिया ने एक प्रपंच रचा था, गोदी मीडिया ने, कि हर जगह भारत की पूछ है, वो समझ में आ रहा है कि कितनी गलत है। अब आपने जो सवाल पूछा कि पुतिन भारत क्यों आए, देखिए रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल जो है ये मुकेश अंबानी की कंपनी जो है ये मंगा रही थी, सरकारी कंपनियों के अलावा। मुकेश अंबानी की कंपनी की बाह मरोड़ी है अमेरिका ने, क्योंकि उन्होंने क्लियरली, अमेरिका ने बोला है कि यदि आपने इंपोर्ट जारी रखा रशिया से ऑयल, तो आपको अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कंप्लीटली हम कट कर देंगे। तो मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, रिलायंस इंडस्ट्री ने, कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद करेंगे। अब आप ये समझिए कि रशिया यूक्रेन वॉर के पहले सिर्फ 2% जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता था रशिया से ऑयल, जो बढ़ के अभी 34 से 38% के बीच में हो गया है। इंडिया का पिछले साल जो टोटल इंपोर्ट रशिया से रहा है वो $68 बिलियन का। $68 बिलियन में 52 से 54 बिलियन डॉलर खाली क्रूड इंपोर्ट किया है इंडिया ने। तो यदि इंडिया जो है, अच्छा, रशिया का जो डिफेंस बजट है ये $150 बिलियन का है, तो आप समझिए यदि भारत जैसे देश से इसको $55 बिलियन क्रूड से मदद मिल रही है, क्रूड इंपोर्ट से, तो 1/3 रशिया का डिफेंस बजट तो भारत ही सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया कभी भी जो है, जब इन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम जो है वो क्रूड का इंपोर्ट जो है वो बंद करेंगे रशिया से, मुकेश अंबानी जी ने, तो उसके बाद में भारत सरकार और रशिया के बीच में आपस में काफी बातचीतें बढ़ी हैं। साथ ही अभी थोड़े दिनों पहले ही अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रशियन कंपनी है ल्यूक ऑयल, LUKOIL, ल्यूक ऑयल पे प्रतिबंध लगा दिया है। और ल्यूक ऑयल जो है ये बहुत बड़ा इंपोर्टर था इंडिया को। तो रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल ये 2 बड़े इंपोर्टर्स हैं इंडिया को, दोनों पे ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अब पुतिन तो पहले अमेरिका से गिरे थे, भारत भी गिर गया है। तो अब ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली परिभाषा पे चल पड़े। यदि आप देखें तो जो स्किर्मिश या जो आपने झड़प बोला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था मई में, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें रशिया खुल के भारत के साथ नहीं आया था, ठीक है, पर अब जाके रशिया आया क्योंकि रशिया को यह समझ में आया है कि भारत का जो है चारों तरफ से सर्कल कर लिया अमेरिका ने। चाइना के साथ में इंडिया की बनती नहीं है, अमेरिका सर्कल कर रहा है, तो भारत किसके पास जाएगा? भारत थकार के वापस से ही अपने पुराने दोस्त के पास में आएगा। ये मोदी जी की नीतियों की गलती थी कि 2014 से जब से वो आए थे उन्होंने पुतिन की अनदेखी की, और अब जाके उनको समझ में आया है कि भैया हमारे बुरे समय में एक ही हमारा मित्र है रशिया, जो हमको बार बार आके मदद करता आया है, आज से नहीं, सन 1971 से। तो कहने का अर्थ ये है संजय जी कि इंडिया के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु एट द सेम टाइम मोदी जी पूरी तरीके से घिर गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुकेश अंबानी जो प्रो अमेरिका है, उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया सरकार को, बोल दिया कि भैया मेरे लिए जो है डॉलर का जो ये है एक्सपोजर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुकेश अंबानी एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स को, सिंगापुर में जाता है, कैरिबिया में जाता है, अफ्रीका में जाता है, सारा पैसा अमेरिकन बैंक से ही आता है, डॉलर्स में आता है। तो यदि अमेरिका ने किसी भी तरीके से मुकेश अंबानी का टिटुआ दबाया तो आप समझ लीजिए, और मुकेश अंबानी की कंपनी छोटी मोटी नहीं है, 10 लाख करोड़ का इसका एनुअल टर्नओवर है। इंडिया का जीडीपी 350 लाख करोड़ है। तो आप समझ लीजिए कि एक तिहाई इंडिया की, एक तिहाई बोल रहा हूं, 3% ऑफ इंडिया जीडीपी, 3% भारत की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी देती है, वो है मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ और रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक एक तरफ, ये इतने सशक्त ग्रुप हो गए। तो मुकेश अंबानी के कथन के बाद ही पुतिन की यात्रा जो है, इसको बहुत ही ज्यादा तरीके से देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से रोका जाए अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इंडिया में बढ़ने से। जी जी संजय। तो आपने एक लाइन कही कि मुकेश अंबानी ने ठेंगा दिखा दिया, तो लेकिन अभी भी मुकेश अंबानी के करीबी लोग हैं। मैंने स्टोरी करी थी पिछले दिनों, महेंद्र नाटा, विनय मालू, पीएमओ में हिमाचल के कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, पीएमओ में तैनात हैं, वो सारे महेंद्र नाटा और विनय मालू के जितने गलत दस्तावेज हैं, सीबीआई ईडीआई की इंक्वायरी हुई, दबा दी गई, खत्म कर दी गई, मामले लंबित हैं। तो अभी भी पीएमओ से उनके करीबी लोग जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला करके डीएचएफएल कंपनी और जियो, उनको बचा रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या है? क्या वाकई में मोदी अंबानी के खिलाफ हैं या कुछ अंदर अंदर कुछ गेम चल रहा है? देखिए, मुकेश अंबानी को छेड़ना, ये छोटी मोटी कार्रवाई होती रहेगी। इंडिया के सबसे बड़े मीडिया के मालिक है मुकेश अंबानी, इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी के मालिक है मुकेश अंबानी, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मालिक है मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े रिटेल आउटलेट चेन के मालिक है मुकेश अंबानी। तो ये जो हम मोनोपोली के ऊपर में हमने बात शुरू की थी इंडिगो से, इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल तो मुकेश अंबानी है। एक मीडिया की हिम्मत और औकात नहीं है 4PM के अलावा जो मुकेश अंबानी के बारे में सीधा डायरेक्ट अटैक करे। आप देखिए, बड़े बड़े भी जो पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे अब आ गए हैं चैनल से, वो भी घुमा फिरा के छायावाद में बात करते हैं कि हम ऐसा मान ले क्या मुकेश अंबानी से कि कार्रवाई से, हम क्या ऐसा देख लें क्या, हम ऐसा समझ ले क्या, छायावाद में खेलते हैं। डायरेक्ट जैसे आप अटैक करते हो या डायरेक्टली जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से मुकेश अंबानी का नाम लेके कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि मुकेश अंबानी ने जैसे अनाउंस किया कि अमेरिका रशिया से हम तेल इंपोर्ट करना बंद करेंगे, उसके ठीक बाद पुतिन की यात्रा क्यों हो रही है इंडिया में। मुकेश अंबानी आज की डेट में बहुत पावरफुल हो गए। आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप में एक इंडिया हो गए। इतने बड़े संगठन को वो चला रहे हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी कंपनीज है। आज एनजीओ से लेके आप स्पोर्ट्स के फील्ड तक ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, हर सेक्टर में मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी से कौन पंगा लेगा। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा चूटी काटते हैं ना, जो जैसे चीटी चूटी काटती है, वैसे भारत सरकार कभी कभी मुकेश अंबानी को चूटी काटने का प्रयास करती है, पर वो 2 मिनट बाद औकात दिखा दी जाती है। चंदा पहुंच जाता है या भगवान जाने क्या पहुंच जाता है, सारी की सारी जो फाइलें रहती हैं वो बंद हो जाती हैं, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो हाशिए पे डाल दिए जाते हैं। आज तक मुकेश अंबानी या उनके इर्द गिर्द किसी भी व्यक्ति के ऊपर में एक दिन के लिए भी जेल के अंदर कोई गया है क्या? आपने और मैंने प्रोग्राम किया था अनिल अंबानी के ऊपर में आज से 2 या 3 महीने पहले। उसी वक्त संजय जी, यदि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, हिम्मत नहीं है इनकी कि अनिल अंबानी को उठा के अंदर कर दे। अंबानी खानदान में से किसी की, मतलब किसी को भी उठा के अंदर करने की औकात जो है वो ये कॉर्पोरेट फ्रेंडली सरकार की नहीं है। ये तो कॉर्पोरेट के चरणों में पड़ी हुई सरकार है भाई, और सारे पत्रकार डरते घबराते, कोई इस तरीके की बात नहीं करता जो बात मैं और आप कर रहे हैं। कारण ये है कि सबको अपनी नौकरी प्यारी, सब सोचते हैं कि एक बार हम अपनी नौकरी छोड़ेंगे तो मुकेश अंबानी की मीडिया कंपनी में शायद हमको नौकरी मिल जाए। कोई मुकेश अंबानी के ऊपर में डायरेक्टली प्रहार नहीं करना चाहता, सवाल नहीं पूछना चाहता, भारत सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहता कि आपने मुकेश अंबानी की मोनोपोली इस देश में क्यों होने दी। एक सेक्टर नहीं, कई सेक्टर में मुकेश अंबानी की मोनोपोली है। टेलीकॉम जैसा सेक्टर जो कि इतना सेंसिटिव सेक्टर है, उसमें क्यों मुकेश अंबानी की आपने मोनोपोली होने दी। बीएसएनएल के लाइंस, बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है
वो क्यों यूज कर रहा है मुकेश अंबानी की कंपनी, जब इतने लाखों करोड़ों के वो मालिक है, क्यों नहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनी होने के बाद भी क्यों नहीं भारत सरकार जो है उनको बढ़ाने पे ध्यान दे रही है, प्रयास कर रही है? इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में भी डियोपोली हो गई है, एक तरफ एयरटेल है, दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी है। वोडाफोन तो मरा पड़ा है, उसमें भी सबसे बड़ा स्टेक जो है वो भारत सरकार का है। कहने का अर्थ है कि हम अपनी नीतियां जो है वो खुद इन कॉर्पोरेट्स के चरणों में जो है समर्पित कर रहे हैं। रिटेल चेन सबसे बड़ा मुकेश अंबानी का, टेलीकॉम सबसे बड़ा मुकेश अंबानी का भारत में, मीडिया कंपनी सबसे बड़ी मुकेश अंबानी की है, स्पोर्ट्स कंपनी सबसे बड़ी मुकेश अंबानी की है, फुटबॉल तो पूरा का पूरा संचालन ही नीता अंबानी कर रही है, ओलंपिक में नीता अंबानी जो है वो पहुंची हुई है। कहने का अर्थ यह है कि ये अंबानी खानदान हर जगह नजर आ रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार खामोश है, शांत है और पूरी तरीके से नतमस्तक है मुकेश अंबानी के सामने। जी संजय जी। अच्छा, इन सबके बीच में जो रुपया रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया, 90 बार, कोई सोच नहीं सकता था। ये हालात अगर होती चली जाएगी तो भारत के आम मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोग, इन पे क्या असर पड़ेगा? मध्यम वर्गीय परिवार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो है वो पेट्रोल डीजल के प्राइस पे डिपेंड करती है। क्रूड इंडिया 88% अपना इंपोर्ट करता है, ठीक है? तो रुपया कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले, तो क्रूड तो डॉलर में ही बिकता है, तो ज्यादा रुपया हमको देना पड़ेगा वो क्रूड मंगाने के लिए। तो सारी चीजें जो है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सब्जी से लेके फ्रूट से लेकर हर चीज का, सबका दाम बढ़ेगा। रुपया कमजोर होगा तो इंडिया गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता, गोल्ड इंपोर्ट करता है, सोने का दाम बढ़ेगा। शादी ब्याह में जो है आपको मालूम है भारत में सोना दिया जाता है, चांदी दिया जाता है, वो सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो इंडिया का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये बेटियों के अपने घर के शादियों में जो है ठीक से खर्च नहीं कर पाएंगे। भारत का रुपया 90 के पार पहुंचा है, ये अपने आप में बताता है कि भारत आर्थिक रूप से किस बदहाली और कंगाली से गुजर रहा है। आप 6% 8% की ग्रोथ की बात करते हो, ये ग्रोथ तो सिर्फ अंबानी, अदानी, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा इनके लिए है। ये आम आदमी के लिए 8% 9% 6% ग्रोथ का कोई अर्थ ही नहीं है। जब सोना महंगा हो गया, जब डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी होगी, बच्चों की स्कूल की फीस हर साल 10% से बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स की फीस, मेडिकल फीस हर साल 15-20% से बढ़ रही है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इस देश में इन्फ्लेशन नहीं है? रुपया जो कमजोर हो रहा है, ये वास्तविकता बता रहा है भारत की कि कितनी बदहाली है। आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉलर जो है वो इस साल पाउंड स्टर्लिंग यानी ब्रिटेन की जो करेंसी है उसके खिलाफ गिरा है। डॉलर जो है वो यूरो के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, पर डॉलर स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, पर डॉलर भारत के खिलाफ जो है बढ़ा है। भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में से भारत की करेंसी सबसे गंदा परफॉर्म कर रही है। इस साल भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 5% से ज्यादा गिरा है। विश्व में कोई दूसरे बड़े राष्ट्र की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले इतनी ज्यादा नहीं गिरी है। इंडिया का रुपया क्यों गिर रहा है? ये कितने मीडिया चैनलों में इस चीज पे प्रश्न चिन्ह और सवाल किए जा रहे हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, मीडिया में कहीं भी ये सवाल नहीं उठा था। शक्ति कांता दास ने 2024 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2025 के बीच में 80 बिलियन डॉलर का डॉलर सेल किया था, यानी फॉरवर्ड मार्केट में, नॉन डिलीवरेबल मार्केट जो सिंगापुर में रहता है, 80 बिलियन डॉलर जो है वो शॉर्ट किया था, यानी बेचा था, ताकि रुपया जो है वो 85 के पार ना पहुंचे। वो 80 बिलियन डॉलर का जो गड्ढा है, वो गड्ढा आज भी खड़ा है। 65 बिलियन डॉलर आज भी इंडियन रुपी शॉर्ट में है। ये कहीं मीडिया में आपको डाटा फिगर इसके ऊपर में चर्चा सुनने में आई है, बहुत टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं ज्यादा बताने नहीं चाहता ताकि दर्शकों को ठीक से शायद समझ में नहीं आएगा। परंतु आप मेरे चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे जाके देख सकते हैं, 25 मिनट का मैंने इस पे वीडियो बनाया। इंडिया की करेंसी वीक हो रही है और भारत के मीडिया में कहीं इस बात का चर्चा नहीं है। इंडिया की करेंसी रुपया छोटे से छोटे, गरीब से गरीब हर लोगों को जो है अंदर तक जो है वो स्पर्श करती है, झकझोरती है। ये सिर्फ इंपोर्टर की या सरकार की नहीं, हम सबकी जिंदगी में जो है हमारी करेंसी चाहिए कि वो एक स्टेबिलिटी दे। इंडिया की रुपये 5% डाउन हुई है संजय जी, दिस इज ह्यूज। आई मीन बहुत बड़ा भारत जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समस्या में फंस रहा है, मैं आज बता रहा हूँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज विस्तार से इतनी सारी बातें बताई आपने हमारे दर्शकों को।
थैंक यू। ये तो राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।